एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ और पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। जुड़ चुके हैं हमारे सारे एक्सपर्ट, प्रकाश दीवान, रजत बोस, मेहरबून ईरानी और साथ ही हेमंत ठुकराल भी। बैंकिंग शेयरों पर बात नहीं की। हेमंत, जरा बैंक निफ्टी पर राय दीजिए। और ये बैंक निफ्टी कल बड़े दिनों बाद निफ्टी के मुकाबले में कमजोर होकर 0.5% नीचे गया। क्या लगता है आपको कि 17,000 को पार करना बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल है? शॉर्ट करना चाहिए क्या? नहीं अनिल जी, शॉर्ट की मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। देखिए, कल जो आपने देखा है दैट इज आई थिंक अ रिएक्शन टू एक्सिस बैंक एंड उसका फॉलोअप आईसीआईसीआई बैंक का एक्सपेक्टेशंस में। बट अगर आप सिर्फ रोल ओवर्स पे ध्यान दें, मेरे ख्याल रोल ओवर्स काफी अच्छे हो रहे हैं। खासकर इन दोनों बैंक्स को अगर मैं छोड़ दूं तो अगर आप देखिए तो एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, येस बैंक, कोटक बैंक, चारों में ही बहुत अच्छे रोल ओवर्स हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी अगर आज गिरावट में मिलता है तो उसको लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी 16,500 के नीचे जाएगा। इस सीरीज में 17,000 क्रॉस करना मुश्किल है क्योंकि कॉल राइटर्स जिस तरह से जुड़े हुए हैं। बट मेरे ख्याल से नेक्स्ट सीरीज में मेरा पहला टारगेट ही 17,200 और फिर 17,500 की तरफ होगा, 17,250 और 17,500। तो मेरे ख्याल से जो भी डिप मिले आज एक्सपायरी की वजह से या थोड़ा एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिजल्ट्स की वजह से, दैट यू शुड बी यूटिलाइज टू बाय। मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी सिर्फ एक दिन के फॉल की वजह से वीक हो गया है। ओके, चलिए तो दो इंपॉर्टेंट पिक्स जो हेमंत ठकराल भी कह रहे हैं और संदीप वागले भी कह रहे थे इसी शो पे कुछ देर पहले, ओएनजीसी और एनसीसी दोनों ही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं यहां पर तेजी का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मेहरबून भी हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं। मेहरबून, हाय, गुड मॉर्निंग। ये बताइए, पिछली बार आपने कहा था इसी शो में कॉस्मो फिल्म्स के ऊपर नजर रखिए, क्या ड्रीम रन स्टॉक ने दिखाया है। इससे पहले बाजार पर राय लूं, ये बताइए आज कौन सा स्टॉक आप देने वाले हैं? कौन सा ऐसा मिड कैप आइडिया है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है? मिड कैप में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है ओवरऑल मार्केट का। अगर आप पूछे वेरी शॉर्ट मार्केट में जब तक डॉलर रिवर्स नहीं होता है, आई डोंट थिंक मार्केट में बड़ा धक्का आने वाला है। लेकिन फिर भी इतने शार्प रैली के बाद अगर आप वैल्यूएशंस को देखो, आई थिंक इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू प्रेडिक्ट ऑन द मार्केट, आई थिंक इंडिविजुअल स्टॉक्स लेना ही उचित होता है। क्योंकि सारे स्टॉक्स जो इसे अप्रिशिएट हुए, हिम्मत नहीं होती है कि जाके और खरीदे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर धक्का बैठता है तो इट्स पॉसिबल सम ऑफ द स्टॉक्स कुड बी अवेलेबल एट लोअर लेवल्स। सो आई थिंक यू नीड टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स। तो मैनेजमेंट मीट हो या एनालिस्ट करके बात, आई थिंक कॉस्मो फिल्म्स वाज वन स्टॉक विच आई रिकमेंडेड और करीबन 450 का टारगेट दिया था। और दूसरा कंपनी हमें इसी तरह पसंद है, वो है रुचिरा पेपर। आई थिंक नॉर्थ वेस्ट कंपनी है, एग्रो वेस्ट पे आई थिंक उनका रॉ मटेरियल है, वुड रॉ मटेरियल नहीं है। राइटिंग प्रिंटिंग पेपर के अलावा कॉरिगेटेड पेपर में है। आई थिंक दिस कंपनी, इफ यू आस्क मी, हमारा पर्सनल एस्टिमेट है 9.5 रुपए का अर्निंग करेगा करंट ईयर में। करंट ईयर मीन्स मार्च 2016 की बात कर रहा हूँ। और करंट ईयर में अर्निंग शुड नॉट बी लेस देन 13.5। जितना मैं समझता हूँ पेपर कंपनीज को, आई थिंक दे कमांड अ वैल्यूएशन ऑफ अराउंड 7-8 टाइम्स, नॉट मोर देन दैट। अगर 7-8 का भी आप वैल्यूएशन अप्लाई करो 13.5 के ईपीएस पे, जो 2016-17 में आएगा ही आएगा, आई थिंक यू गेट अ प्राइस ऑफ अराउंड 95 to 100 रुपीज कम से कम। तो 73 का जो भाव है उससे अगर 95-100 पकड़ो तो करीबन आपको 30-35% रिटर्न मिलता है। ओके, जो ये मार्केट में आफ्टर द राइज विद द मार्केट हैज सीन, आई थिंक इट्स अ वेरी सुपर रिटर्न। तो कॉस्मो के अलावा आई थिंक रुचिरा पेपर इज वन स्टॉक। क्लियर डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, पर्सनल पोर्टफोलियो में, फैमिली पोर्टफोलियो में, प्रोमोटर्स पोर्टफोलियो में, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में। और ये भी देना चाहूंगा कि इरादा है और खरीदना बेचना नहीं। इससे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उल्टा एक्चुअली, कि जो आपने खरीद रखा है, मतलब आप मिठाई खाली बेच ही नहीं रहे, खुद भी खा रहे हैं। अच्छी बात है। तो चलिए, जब आपको पता है कि इन तमाम पोर्टफोलियो में है मेहरबून के, और अगर आप मेहरबून पर भरोसा करते हैं तो फिर आपके लिए स्टॉक देखिए, ये खुलता हुआ 3.5% ऊपर प्री ओपनिंग सेशन में। लेकिन प्री ओपनिंग सेशन में बाजार कहां खुलने की तैयारी कर रहे हैं वो भी बता दूं आपको। 33 अंक ऊपर सेंसेक्स दिख रहा है, 4 अंक नीचे निफ्टी दिख रहा है। लेकिन रुपए की शुरुआत हो चुकी है, 5 पैसे की मजबूती। अच्छी बात दिख रही है, रुपए में रिवर्सल हो गया एक्चुअली। परसों से जो निचले स्तरों से रुपए ने रिकवरी दी, कल 8 पैसा मजबूत हुआ, आज फिर से 5 पैसा मजबूत शुरुआत हुई। तो अच्छी बात है, रुपया कमजोर होता दिख नहीं रहा। आइए, मजबूत क्या है जिससे निफ्टी में मजबूती आ रही है? भारतीय एयरटेल 6% की बड़ी उछाल भारतीय एयरटेल में आती हुई दिख रही है, यहीं से सबसे बेहतरीन मजबूती है। कमजोर क्या है? एचसीएल टेक 2% नीचे, बीटीसीएल 3% नीचे इस वक्त आपको नजर आएगा, आईटीसी 1.5% नीचे। तो एचसीएल टेक में मामूली कमजोरी के साथ शुरुआत होने के आसार इस वक्त आपको दिखेंगे। तो ये स्टॉक्स एक्शन में आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में रह सकते हैं खरीदारी करने के लिहाज से, उसमें मैं रजत की पिक्स देख रहा था। रजत,
TVZ ये चुना है आपने खरीदारी करने के लिहाज से कैश मार्केट का स्टॉक, और पिछले 5-7 दिनों में मैंने देखा इस स्टॉक में एक्शन तो आता हुआ दिखा था, वॉल्यूम भी हुए, प्राइस मूवमेंट भी आया। 7-8 दिनों का चार्ट आपके सामने रखेंगे, तब तक रजत से राय ले लें, क्या वजह पसंद है आपको और क्या टारगेट्स हैं? ये TBZ जो है कल एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, दैट इज 70 का जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करके बंद दिया है, और कल की वॉल्यूम पिछले 5 दिनों में सबसे ज्यादा वॉल्यूम था। और इसका मूवमेंट देखिए, ये मार्च के महीना से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इट्स अ स्लो अप ट्रेंड बट इट्स अ ग्रेजुअल एंड अ वेरी स्ट्रांग अप ट्रेंड इन द सेंस कि ये 13 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको कभी तोड़ता नहीं है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी 90 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करके ऊपर निकला है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट अ टेस्ट ऑफ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज इन दी ऑफिंग। मतलब ये जो टारगेट मैंने दिया है ये आज के लिए नहीं, ये पोजिशनल टारगेट है कि मैं मानता हूं ये 89 तक ऊपर की तरफ चलेगा, और बीच में 80 से 84 के बीच में थोड़ी सी सप्लाई आ सकता है, वहां पे आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बट दिस इज अ वेरी गुड बाय इन माय ओपिनियन। और इसमें हमको बोलना जरूरी नहीं है, कोई भी इसका चार्ट देखेगा बाय ही बोलेगा। चलिए, तो TBZ ये वो स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। कल भी हम देख रहे थे बाजार में अच्छा प्रदर्शन ये शेयर दिखा रहा था, 5-5.5% मजबूती के साथ ये शेयर कल कारोबार कर रहा था। और दूसरा पिक जो मेहरबून दे रहे हैं रुचिरा पेपर, इस पर भी नजर रखिए, प्री ओपनिंग सेशन में इसकी मजबूती और बढ़ती जा रही है, अब 4.5% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लेकिन दुनिया भर के बड़े ब्रोकरेजेस कौन से स्टॉक्स पर बुलिश बेरिश हैं ये रोज आपको बताती हैं नियति, और आज फिर हमारे साथ वो जुड़ चुकी हैं। और भारतीय एयरटेल, एक्साइड, JSW एनर्जी के कल जो परिणाम आए उसके बाद क्या राय निकल कर आ रही है, आइए उनसे जानते हैं। नियति बताइए। सारी बुलिश कॉल्स हैं, भारतीय एयरटेल ने शानदार नतीजे पेश किए, बीट किया है सारे एक्सपेक्टेशंस को, CLSA मेंटेन कर रहा है अपनी हाई कन्विक्शन बाय लिस्ट में स्टॉक को, टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 395 का था जिसे अभी बढ़ा के 448 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव से आपको 20% की तेजी ये शेयर दिखा सकता है। एबिटा के जो अनुमान है अगले 2 साल के, इन्होंने 2 से 3% भी बढ़ा दिए हैं। डॉइचे बैंक निवेश करने की सलाह मेंटेन कर रहा है, टारगेट प्राइस इनका भी 430 का है, 15% की मौजूदा भाव से तेजी देखने को मिल सकती है। मगर क्रेडिट स्विस अंडर परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन कर रहा है, क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा टेपिड रहेगी। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रमोटर ग्रुप इस बायबैक में शायद पार्टिसिपेट ना करें। 250 तक का लक्ष्य इन्होंने दिया है, 33% का डाउनसाइड दे रहे हैं। मगर कंसेंसस भारतीय एयरटेल पे सभी बुलिश है, सभी ने थम्स अप दिया है। एक्साइड ने बेहतरीन नंबर्स पेश किए थे। सिटी मेंटेन कर रहा है अपनी निवेश करने की सलाह, 18% की मौजूदा भाव से तेजी का इन्होंने लक्ष्य दिया है, जिसे वो बढ़ा रहे हैं। 166 का लक्ष्य था, अभी से बढ़ा के 167 का कर दिया है। अगले 2 साल की EPS अनुमान भी 2% बढ़ा रहे हैं, मगर UBS काफी ज्यादा पॉजिटिव है। सबसे ज्यादा बुलिश कॉल एक्साइड पे इन्होंने दिया है, 182 के लक्ष्य के लिए आपको निवेश करना चाहिए, 21% मौजूदा भाव से तेजी आ सकती है। JSW एनर्जी ने इनलाइन नंबर्स पेश किए थे, CLSA में आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन करा है, टारगेट प्राइस 81 का दिया है इन्होंने, 19% का मौजूदा भाव से आपको तेजी देखने को ये शेयर भी दिखा सकता है। ओके, लेकिन साथ ही ये भी बताएं नीति कि बायोकॉन को लेकर और यस बैंक को लेकर किस तरह की रिपोर्ट्स आई आज? कल दोनों ही ने अपने बाजार के दौरान पेश किए थे नंबर्स। येस बैंक पे कंसेंसस थम्स अप आया है, सारे ही ब्रोकरेजेस अपने टारगेट प्राइस बढ़ा रहे हैं। CLSA ने अपना टारगेट प्राइस 910 से बढ़ा के 1100 तक का कर दिया है, मेंटेन कर रहे हैं अपनी निवेश करने की सलाह। अर्निंग्स फोरकास्ट जो है इनकी यानी EPS अनुमान अगले 2 साल के लिए 5 से 6% बढ़ा रहे हैं, 20% की मौजूदा भाव से शेयर तेजी दिखा सकता है। मगर 31% की अगर आपको तेजी चाहिए तो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये निवेश करने की सलाह दे रहे हैं और टारगेट प्राइस इन्होंने 1175 से बढ़ा के 1200 तक का कर दिया है। मगर गोल्डमैन सैक्स 950 तक का लक्ष्य अपना मेंटेन कर रहा है। ओवरऑल जो इनका लोन ग्रोथ पोर्टफोलियो है वो सस्टेन कर सकते हैं, ये स्टेबल रह सकता है, निवेश करके चलिए, सारे के सारे ब्रोकरेजेस कह रहे हैं। बायोकॉन पे 2 राय बटी भी है, मॉर्गन स्टैनले जहां ओवरवेट का कॉल दे रहा है अच्छे नतीजों के बाद, वहीं उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ाया 622 से बढ़ा के 711 का दिया है, 24% की इन्होंने तेजी का दावा किया है। लेकिन उतनी ही डाउनसाइड CLSA देख रहा है, क्योंकि बायोसिमिलर्स में जब तक ये रिवाइव नहीं करेंगे या फिर तेजी नहीं पकड़ेंगे, इनको लगता है कि अनदर ईयर हो सकता है जहां पे वीक प्रॉफिट ग्रोथ आ सकती है। सेल का कॉल मेंटेन कर रहे हैं, टारगेट प्राइस हालांकि इन्होंने नतीजे अच्छे के बाद 400 से बढ़ा के 440 तक का कर दिया है। ओके, तो ये है तमाम रिपोर्ट्स, और नतीजों के सीजन में बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है, तो आपको बड़ा ध्यान से सारे रिपोर्ट्स देखने, टारगेट्स देखने, क्योंकि ये जो दिग्गज FI की ब्रोकरेज है ना, जो रिपोर्ट्स देती हैं उनके दम पर शेयर बड़े उछलते हैं या फिर गिरते हैं। लेकिन
एक और जगह ऐसी है जिनकी रिकमेंडेशन के दम पर शेयर बड़े उछलते हैं या फिर गिरते हैं, और वो है स्टॉक 2020 का मैच, जो हर रोज आप देखते हैं सुबह 7:30 से 8 के बीच में। और अगर कभी आप मिस कर जाएं तो फिर आपके लिए हम हमेशा 9 से 9:15 के बीच में बताते हैं कि कौन से हैं वो 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए। देख लीजिए। यहाँ मेरी टीम देखिए किस तरह से निकल कर आई है। आप देखेंगे कि 9 बल्लेबाज हैं और 1 गेंदबाज को टीम में जगह दी है। शुरुआत डाबर से करी है। मॉनसून के अच्छे अनुमान तो हैं ही, आज ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अच्छे परिणाम भी इस कंपनी के आएंगे। और तीसरा बड़ा फैक्टर जो है वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में FDI बिना किसी शर्तों के आगे आने वाली कैबिनेट की बैठक में अप्रूव हो सकता है। इसीलिए न सिर्फ डाबर, आप देखिए रुचि सोया, गुजरात एम्बुजा एक्सपोर्ट्स, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको डिपेंडेबल और फ्रीड का दर्जा भी दिया है। दूसरा सेक्टर जो मेरे टीम में आपको दिखाएगा वो है रियल एस्टेट पैक का HDI, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, FNO की ये 2 काउंटर्स है जिनको टीम में शामिल किया है। और DB रियल्टी तीसरा स्टॉक है। तो ये 3 रियल एस्टेट के शेयर और मुंबई के शेयर इसलिए उतारे हैं क्योंकि FSI बढ़ने की बात हो रही है। BMC ने प्रस्ताव दिया है, माना जा रहा है 31 मई तक FSI ग्रेटर मुंबई में बढ़ सकती है। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन के अच्छे परिणाम आएंगे कल, इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। रामा स्टील्स एंड ट्यूब्स की बोर्ड बैठक कल होने वाली है, यहां तेजी देखने को मिल सकती है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स में तेजी इसलिए देखने को मिल सकती है क्योंकि थायरोकेयर के IPO जो खुला हुआ है उसको जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है। जिंदल स्टील एंड पावर में हालांकि निराशा देखने को मिलेगी। एक्सपेक्टेशंस थी कि उस डील का अनाउंसमेंट होगा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। 1000 मेगावाट का जो प्लांट JSW एनर्जी खरीदने वाली थी उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर टाल दी गई है। तो इस शेयर पर भी नजर रखिए शॉर्ट साइड पर। इस बीच 10 के 10 शेयर आप हमारे भी देखिए, इसमें हमने कोई भी सेल नहीं उतारा है। और पहला काउंटर होगा रिको ऑटो, क्योंकि कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है चेन्नई से, काफी फायदा इसको मिलेगा। निसान और रेनॉल्ट जैसी गाड़ियों को ये ऑटो कंपोनेंट सप्लाई करेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो टीम में और जगह दी है वो HOEC को थोड़ा कच्चे तेल के अंदर मोमेंटम, उसका फायदा मिलेगा। सुजलॉन को हमने जगह दी है क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है अपने कारोबार को, 3 सब्सिडरी को मर्ज, एक को डीमर्ज कर रहा है। इसके अलावा अगर आप कुछ और कंपनी देखें तो कोलगेट के अंदर काफी अच्छा एक मोमेंटम आता हुआ दिखेगा क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं और साथ ही 66% डिलीवरी बेस है इसके पास, तो अच्छा रोल ओवर के साथ ये आज चल सकता है। इसके अलावा आप टाटा स्टील पे नजर रख सकते हैं, आइनॉक्स लेजर पे आपको नजर रखनी चाहिए। और साथ ही फ्री हिट शेयर जो है हमारा वो आइनॉक्स लेजर, इस पे आप ध्यान रखिए। गति के अंदर भी काफी अच्छा एक मोमेंटम आपको जरूर आता हुआ दिखेगा। और इसी बीच कुछ एक इंफ्रा कंपनीज में MEP इंफ्रा जिसको ऑर्डर मिला है ये भी आपको चलती हुई दिखेंगी। तो एक कुछ एक कंपनीज जिनके अंदर आज काफी अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। तो ये हैं वो 20 इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज जो आज आपको मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं। लेकिन इस समय आपकी नजर होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ जापान के बाजार पर। जी हमने आपको दिखाया था 200-250 पॉइंट ऊपर थे ये घंटे भर पहले, और जैसे ही बैंक ऑफ जापान का अनाउंसमेंट आया और उन्होंने उसमें GDP ग्रोथ का फोरकास्ट FY17 और FY18 के लिए घटाया, आप देखिए किस तरह का बड़ा कट देखने को मिल रहा है। अब ये बाजार 3% नीचे ट्रेड कर रहे हैं और एक समय था जब ये 2% ऊपर से, तो 5% का बड़ा कट जापान के बाजार में इस समय देखने को मिल रहा है। और इसका खामियाजा पूरे के पूरे एशियाई बाजार को देखा जा रहा है। और आप देखिए SGX निफ्टी भी करीब 60-70 अंक ऊपर से नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इवन डाउ फ्यूचर्स जनरली हम दोपहर में देखते हैं, अभी देखिए करीब करीब 100 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के संकेत दे रहा है आज। तो शुरुआत जो है वो जेनेट येलन ने तो मूड सुधारा, लेकिन दूसरे सेंट्रल बैंकर बैंक ऑफ जापान ने मूड आज बिगाड़ दिया है। और इसके साथ अगर एक शेयर जोड़ के देखा जाता है प्रकाश जी, तो वो देखा जाता है दरअसल मारुति का शेयर। ये बताइए आज ये शेयर किस तरह से खुलेगा? प्री ओपनिंग सेशन में करीब 1% कमजोर है। मुझे लगता है जो अंदेशा येन से मिल रहा है कि येन के अप्रिसिएशन की पूरी तरह से मार इसको डायरेक्टली पड़ती है, क्योंकि जो रॉयल्टी ये देता है, जो 5 काफी कंपोनेंट जो आते हैं वो येन डिनोमिनेटेड है। तो मुझे लगता है जो अप्रिसिएशन मारुति में हुआ था कुछ समय पहले वो येन के डिप्रिसिएशन से हुआ था, आज वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये अगर 1% डाउन आप बता रहे हैं तो हो सकता है येन की मजबूती की वजह से ये गिरावट 3-3.5% तक भी जा सकती है। ओहो, 3-4% तक भी टूट सकता है मारुति का स्टॉक। और अगर ऐसा हुआ तो ये बनाएगा दबाव बाजार पर साफ तौर पर। लेकिन बाजार पर दबाव बनाने का काम एक और स्टॉक कर रहा है, वो है HCL टेक। 4% नीचे दिखा है प्री ओपनिंग सेशन में और अच्छे वॉल्यूम के साथ गिरता हुआ दिखा है, क्योंकि प्री ओपनिंग सेशन में मैं देखा हूं 70,000 शेयरों से ज्यादा का कारोबार हुआ है, यानी कि 805 पर भी लोग बेचने के लिए तैयार है। मेहरबून, क्या आपको भी नंबर्स इतने खराब दिख रहे हैं कि स्टॉक गिरना? नहीं, आई थिंक ये स्टॉक अगर आप मुझे पर्सनली पूछे फ्रॉम द स्टॉक प्राइस एंगल, आई थिंक अराउंड 780 के नीचे आई डोंट थिंक देयर इज टू मच ऑफ दिस, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसेंसस वाइज एक्सपेक्टेशन था कि नंबर्स विल नॉट बी ऑल दैट गुड। और अगर आप पिछले 12-15 महीने कंपनी की परफॉर्मेंस देखे, स्टॉक प्राइस देखे, तो आई थिंक अपसाइड आप देखिए और डाउनसाइड देखिए। अकॉर्डिंग टू मी डाउनसाइड फ्रॉम 800 रुपीज लेवल शुड नॉट बी मोर देन मे बी 5% मोर।
तो हमेशा एक ही चीज होता है कि स्टॉक का डायरेक्शन, इफ यू फील दिस फॉल is going to have a limited impact on the stock price, जो मैं समझता हूँ. I think it will be 750, 780, 790. But will this stock be available 10 to 15% higher in the next 1 year? My answer is yes. Okay. So I would say कि आज जहाँ भी जाके stock अटकता है, because momentum ultimately can take the stock down to abnormally low levels, which could be 760, 750. I don't think that will happen, but I think you should go somewhere and buy the stock. क्योंकि stock पिछले 1 साल में relatively अंडर ओन्ड हो चुका है एज कम्पेयर टू इन्फोसिस एंड टीसीएस. चलिए, तो एचसीएल टेक पर नजर रखिए. गिरावट आज जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद हो सकता है ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव बाय हो जाए. लेकिन इस समय देखिए रियल एस्टेट शेयरों पर नजर रखिए. अच्छी मजबूती के साथ ये खुलने के संकेत दे रहे हैं. मुंबई में बीएमसी ने जिस तरह से एक प्रस्ताव दिया है कि वो एफएसआई बढ़ाएंगे और 5 तक कर सकते हैं. आज कई शेयर हैं एचडीआईएल जैसे स्टॉक्स जहां मजबूती के साथ खुलने के संकेत मिल रहे हैं. और नंबर्स पर भी नजर रखिए. एसीसी अंबुजा के नंबर्स आने वाले हैं, डाबर के नतीजे भी आने वाले हैं और प्री ओपनिंग सेशन में डाबर जैसे स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है. एक्सपेक्टेशंस यही कि ये नंबर्स अच्छे आ सकते हैं. और कल हमने देखा था सीएलएस ने कहा था कि उनको भी डाबर पसंद है. मारिको से ज्यादा तवज्जो अब वो डाबर को देना चाहते हैं. चलिए तो देखते हैं क्या कुछ होता है डाबर में. लेकिन भारतीय बाजार में काफी कुछ एक्शन होने वाला है. ग्लोबल मार्केट्स में काफी कुछ एक्शन दिख रहा है. तस्वीरें बदलती हुई दिख रही है, बनती हुई दिख रही है. जहां मूड बनाया जेनेट येलन ने अच्छी तेजी दिखाकर अमेरिकी बाजारों में अपनी कमेंट्री के साथ, वहीं बैंक ऑफ जापान ने पस्त कर दिया है एशियाई बाजारों को और एसजीएक्स निफ्टी को. 2% मजबूत थे, अब 3% नीचे, 6% का बड़ा स्विंग जापान के बाजारों में आता हुआ दिख रहा है. न सिर्फ जापान बल्कि देखिए आप ताइवान 1.25% कमजोर है. डाउ फ्यूचर्स 100 अंक नीचे है. कॉस्पी 0.5%, थाईलैंड 0.5% नीचे. हाँ, एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 21 अंकों की गिरावट. वो अलग बात है कि हमारे यहाँ प्री ओपनिंग सेशन में सेंसेक्स हरे निशान में और निफ्टी लाल निशान में. तो लिटमस टेस्ट ये होगा कि 7,950 के आसपास क्या बाजार सपोर्ट ले पाता है. अब 8,000 के पार जाने के लिए कुछ और ट्रिगर्स की जरूरत होगी. देखेंगे वो कहां से मिलते नजर आते हैं. चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजार की प्री ओपनिंग सेशन के बाद कंटिन्यूस सेशन में. और इस वक्त आप देख सकते हैं जहां से दबाव बनेगा वो एचसीएल टेक, आईटीसी और मारुति जैसी टीम दिख रही है. पहली टिक आपकी स्क्रीन पर लाल निशान में 30 अंक नीचे. सेंसेक्स और निफ्टी पर 15 अंकों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है. इस वक्त बैंक निफ्टी मामूली कमजोरी के साथ खुलता हुआ दिख रहा है. सबसे बड़ा लूजर है एचसीएल टेक 4% के नुकसान के साथ 4.25% नीचे और कमजोरी बढ़ती हुई नजर आ रही है. 800 के आसपास पहुंच चुका है एचसीएल टेक का स्टॉक. मारुति जो प्रकाश कह रहे थे 1% खुला तो और गिरेगा, 2% से ज्यादा का नुकसान अब हो चुका है मारुति में. और आईटीसी 1% नीचे है. ये 3 स्टॉक हैं जो भारी दबाव बना रहे हैं बाजार पर. लेकिन भारतीय मदद कर रहा है ऊपर लाने में इंडेक्स को. 2.5% की मजबूती. आइडिया आज नतीजे पेश करेगा, उससे पहले 1% का उछाल. यस बैंक कल की कमजोरी से रिकवर करता हुआ 1% ऊपर. अल्ट्राटेक सीमेंट में तेजी बनती हुई दिख रही है. आज सीमेंट कंपनियों पर नजर रखिए. एसीसी अंबुजा नतीजे देने वाले हैं तो वहां पर भी एक्शन काफी जबरदस्त रहने वाला है. लेकिन एक बात कहनी होगी कि जिस तरह का माहौल एशियाई बाजार में है उसको देखते हुए हमारी शुरुआत बुरी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सिर्फ 32 अंक नीचे हम सेंसेक्स पे हैं, सिर्फ 11 अंक नीचे हम निफ्टी पे. और मिड कैप इंडेक्स तो देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स तो देखिए फ्लैट है, हरे निशान में. और बैंक निफ्टी भी आज कमजोर दिख नहीं रहा. तो भारतीय बाजार कंपेरेटिवली बेहद स्टेबल है, अच्छे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है. इस वक्त ये संकेत आपको भारतीय बाजार से दिख रहे हैं. निफ्टी के 2 दिग्गज, एक ऊपर भारतीय एयरटेल, दूसरा एचसीएल टेक नीचे नतीजों के दम पर. आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स बता दूं आपको. जुबिलेंट फूड वक्त 2.5% का बड़ा कट यहां पर आता हुआ दिख रहा है. जिंदाल स्टील एंड पावर 2% गिरा है. वायदा कारोबार के बैंड से बाहर निकला है और डील का ऐलान हुआ नहीं जेएसडब्ल्यू एनर्जी के साथ. यहां पर नुकसान है. जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी देख लेते हैं वहां पर नतीजों के बाद किस तरह का रुझान बनाए. मुश्किल से 0.5% मजबूत है, कोई खास नहीं. केपीआईटी टेक्नोलॉजी 3.5% मजबूत है. कल इसके बाजार बंद होने के बाद शानदार नतीजे आए थे. और मुंबई के रियल एस्टेट स्टॉक्स एचडीआईएल, आईबुल रियल ये पॉजिटिव शुरुआत करते हुए आज की पारी. जी हाँ, और डीबी रियल्टी जैसे शेयर भी देखिए ये 5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं. और मेहरबून की पिक देखिए, कह रहे थे वो रुचिरा पेपर उनको पसंद है, 4-4.5% मजबूती के साथ ये खुला है. टीबीजी हमारे दूसरे एक्सपर्ट रजत बोस कह रहे थे कि यहां पर खरीदारी करनी चाहिए, ये भी देखिए मजबूती के साथ खुलता हुआ नजर आ रहा है. एमएनएम हमारे तीसरे एक्सपर्ट संदीप आपकी राय थी, वो कह रहे थे कि एमएनएम में आपको तेजी करनी चाहिए. ये देखिए ये भी 0.5% मजबूती के साथ खुला है. तो हमारे सभी एक्सपर्ट्स की जो कॉल्स हैं देखिए वो बिल्कुल
बिल्कुल दुरुस्त है। हेमंत ठुकराल की ONGC और NCC में खरीदारी करने की राय थी। तो ये तमाम ऐसे शेयर्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन रियल एस्टेट कंपनियां और खासतौर पर मुंबई की, उनमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही KPIT टेक्नोलॉजीज ने जिस तरह से अच्छे नंबर्स दिए हैं, वहां पर रैली देखी गई है। EPC इंडस्ट्रीज, एक महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कंपनी जो एग्रीकल्चर को केटर करती है, आप देखिए इसने भी नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद दिए और यहां पर भी मजबूती देखने को मिल रही है। आइनॉक्स लेजर, एक्साइड, नैरोलैक, भारती एयरटेल, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स दिए हैं और ये सब देखिए नंबर्स अच्छे आए हैं, बाजार इसको रिवॉर्ड कर रहा है। कंसाई नैरोलैक का शेयर 3% मजबूत है। सीएट के नंबर्स थोड़े से मिक्स थे, मिला जुला कारोबार इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए 0.5% की गिरावट हालांकि यहां देखने को मिल रही है। एलिकॉन इंजीनियरिंग, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, ये कुछ और ऐसे नंबर्स हैं जो कल बाजार बंद होने के बाद आए और यहां से निराशा हाथ लगी है मोटे तौर पर और इन स्टॉक में थोड़ा सा दबाव देखने को आज के सत्र में मिल रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए ये सहारा देने की कोशिश कर रहा है। यहां पर गिरावट आज नहीं है बल्कि निचले स्तर से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। फ्लैट है, बीच में हरे निशान में भी आया था और मिड कैप इंडेक्स में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। आइनॉक्स लेजर जैसे स्टॉक्स भी देखिए अच्छे नंबर्स के दम पर 2% मजबूती के साथ आज कारोबार करते हुए। यस बैंक, ब्रोकरेज हाउसेज बुलिश है, अच्छे नंबर्स कल आए थे। 1% की तेजी यहां पर भी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ा डिसअपॉइंटमेंट HCL टेक की तरफ से 2.25% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है और मारुति भी अब करीब 1% नीचे ट्रेड करता हुआ। हीरो मोटोकॉर्प भी कमजोर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी कमजोर है, इन्फोसिस भी आप देखिए कमजोर है। तो कुछ हैवी वेट्स हैं जो दबाव बनाने का काम इस समय कर रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर एक स्टॉक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है जुबिलिएंट फूड वर्क्स। ये स्टॉक लाइए जरा फटाफट। NSE पर आपकी स्क्रीन पर बड़ा एक्शन हो रहा है जुबिलिएंट फूड वर्क्स में। बड़ा मतलब काफी बड़ा, बहुत बड़ा एक्शन। और बता दूं आपको कि कितना बड़ा एक्शन है ये, 3.5%। जी हाँ, 3.57% हिस्सेदारी बदली है कंपनी की। 1280 रुपए के आसपास में ये कारोबार हुआ है। तो बड़ी इक्विटी बदलती दिख रही। 23,33,000 शेयरों का कारोबार किसी भी लिहाज से बहुत बड़ा कहा जाएगा। जुबिलिएंट फूड वर्क्स में इतना बड़ा चंक किसके पास हो सकता है? हमारी रिसर्च टीम थोड़ी देर में निकालने की कोशिश करेगी किस तरह के फंड्स हैं जिनके पास 3.5% से ज्यादा की हिस्सेदारी है, जो शायद इस डील में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। लेकिन 1280 करोड़ में, और इंटरेस्टिंग बात क्या है, जुबिलिएंट फूड वर्क जो मैं कह भी रहा था कि 2% नीचे खुला है अचानक से, एक्चुअली नीचे खुलने की वजह यही कि ये बड़ा सौदा कल की क्लोजिंग प्राइस से डिस्काउंट पर हुआ है और इस वजह से ये स्टॉक नीचे खुला है। तो डिस्काउंट पर ट्रेड हो जाने के बाद अब ये स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक पर नजर रखिए। वॉल्यूम के लिहाज से ये सबसे बड़ा सुबह सुबह एक ट्रिगर जुबिलिएंट फूड वर्क में दिखा। कोई इस पर खबर और कुछ? नहीं, अब देखना होगा कि क्या हुआ है, किसने खरीदा है, किसने बेचा है। लेकिन आप देखिए एक और सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। टॉप 5 F&O गेनर्स पर नजर डालिए। आपको 2 तो रियल एस्टेट स्पेस के शेयर मिलेंगे, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और HDIL। और CNBC आवाज ने कल आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि ग्रेटर मुंबई में जो दाम FSI है वो बढ़ रही है। हालांकि प्रकाश, एक तरह से देखें FSI बढ़ने का मतलब दाम घटना है और दाम घटना पसंद नहीं आएगा। लेकिन ये कंपनियां काफी समय से मांग कर रही थी कि FSI बढ़ानी चाहिए। ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं? बाजार तो पॉजिटिव दिख रहा है इन सारे शेयरों पर आज। नहीं, FSI बढ़ाने से ये सप्लाई जरूर बढ़ेगी, लेकिन सप्लाई बढ़ेगी तो इनके लिए इन्वेंट्री भी अवेलेबल ज्यादा हो जाएगी। और खास करके बॉम्बे जैसे क्षेत्र में हमें बहुत मायने रखता है ये चीज, क्योंकि ग्रेटर बॉम्बे में जगह है नहीं। और अगर आप FSI बढ़ाते हैं तो जो आपके पास क्लियर प्लॉट्स अवेलेबल हैं उस पर जो बांधकाम का काम है वो बढ़ सकता है, विच मीन्स स्क्वायर फीट टर्म्स में यू कैन सेल मच मोर। सेलेबल एरिया बढ़ा दिया आपने, तो इन कंपनीज के लिए बहुत फायदा रखता है जिनके पास कुछ लैंड बैंक्स अच्छे जो बने हुए हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग अगर आप देखें तो वर्ली में इनके जो लैंड बैंक्स हैं एग्जिस्टिंग, जहां भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो FSI के इंप्रूवमेंट से वो डेफिनेटली उसमें सेलेबल एरिया बढ़ जाता है। और आगे चल के सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन सप्लाई बॉम्बे में ऐसी कोई इतनी ओवर सप्लाई वाली सिचुएशन है नहीं जो हम नोएडा और गुड़गांव साइड देखते हैं, जिसकी वजह से प्राइस इंपैक्ट हो। सो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है। पर हेमंत से भी राय लेते हैं। हेमंत, आप देखिए इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और HDIL दोनों ही F&O के सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले शेयर हैं। किस तरह की पोजीशंस यहां बन रही है? देखिए, मेरे ख्याल से रियल एस्टेट अक्रॉस द बोर्ड जितना भी अभी रोल ओवर्स हो रहे हैं, दे हैव बीन ऑन द पॉजिटिव साइड। हालांकि IB रियल का रोल ओवर्स ज्यादा अच्छा लग रहा था HDIL से। और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अगर आप वैसे भी देखें टेक्निकली भी, तो मेरे ख्याल आज 58 के ऊपर क्रॉस किया है, जो इसका 200 डेज मूविंग एवरेज है, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो अगर अब 57-50 के ऊपर सस्टेन करता है तो मेरे ख्याल नेक्स्ट टारगेट 60 या 62 का बनता है।
और रोल ओवर्स डीएलएफ में भी अच्छे हो रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता इस न्यूज का डीएलएफ पे ज्यादा असर हुआ होगा, लेकिन डीएलएफ में भी ओवरऑल रोल ओवर्स पॉजिटिव ही हैं। तो मेरे ख्याल आईबी रियल इज द अभी तक के लिए मेरे ख्याल बेस्ट बेट लग रहा है, क्योंकि रोल ओवर्स और टेक्निकली दोनों साइड से काफी स्ट्रांग है। जुबिलेंट फूडवर्क पर कोई ट्रेड बनता है आपका इतने बड़े वॉल्यूम के बाद? ये बताएं आप हेमंत, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए जो कि 3% नीचे शॉर्ट किया जाए इस बड़े सौदे के बाद में, या फिर लेना चाहिए? देखिए अनिल जी, मेरे हिसाब से जो स्टॉक है उसने काफी एक स्ट्रांग बॉटम बनाया हुआ है 1265 1270 के आसपास। हालांकि जिस तरह से इसने वापस से ब्रेकआउट दिया था 1320 के ऊपर, तो वीकनेस नहीं लग रही है स्टॉक में मुझे। तो मैं थोड़ी देर वेट करना चाहूंगा, बिकॉज अगर इसने 1265 तोड़ा तो बहुत अच्छा एक शॉट बनता है। बट अगर ये नहीं तोड़ पाता है तो मेरे ख्याल वापस से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मेरा थोड़ा सा अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए कि इसका रिएक्शन क्या रहेगा। बट डेटा वाइज इतना वीक नहीं लग रहा है स्टॉक, सो आई विल वेट। मेरे ख्याल से अनलेस अंटिल 1265 का घर तोड़े तब तक वेट करना चाहिए स्टॉक के अंदर। देखिए बाजार पूरी तरह से रिकवर होते हुए कमजोर खुले जरूर, खराब एशियाई बाजारों के प्रदर्शन के चलते, लेकिन इस समय अगर आप देखें तो रिकवरी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 20 अंक ऊपर है, निफ्टी हरे निशान में आ चुका है, मिड कैप इंडेक्स खुला ही मजबूत था, और बैंक निफ्टी ये है वो चीज जिस पर आपकी इस समय नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये सूचकांक देखिए किस तरह से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। 100 अंक ऊपर है। जी हाँ, सेंचुरी मारी है बैंक निफ्टी ने। एसबीआई पर नजर डालिए या फिर दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर नजर डालिए, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सभी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो इस समय जो बाजार को सबसे ज्यादा सहारा कोई एक सेक्टर दे रहा है तो वो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, और प्राइवेट सेक्टर के बैंकिंग शेयर्स, इवन पीएसयू बैंकिंग शेयर्स काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। रजत, क्विकली बताइए बैंक निफ्टी क्या और अच्छी तेजी यहां से दिखा सकता है? 17,000 पर इस समय खड़ा है, 100 पॉइंट की अच्छी मूव देखने को मिल रही है इससे। देखिए हेमंत, अगर 17,000 के ऊपर में बैंक निफ्टी सस्टेन कर पाता है तो 17,200 तक की पहले उम्मीद करना चाहिए। उसके बाद में 17,370 से लेके 17,415 वो टारगेट बनेगा। वो आज शायद नहीं पहुंचेगा, बट लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि इतना चर्चा, इतना वीकनेस की बात करने के बावजूद भी 460 एक्सिस बैंक तोड़ नहीं रहा है, 240 का लेवल आईसीआईसीआई बैंक तोड़ नहीं रहा है, स्टेट बैंक भी अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं। इसीलिए मैं हेमंत के साथ, मतलब हेमंत ठुकराल जी के साथ पूरी तरह सहमत हूं कि इस क्लियरिंग में ना हो वो मुमकिन शायद नहीं है, लेकिन अगले क्लियरिंग में बैंक निफ्टी की प्रदर्शन काफी अच्छी रहेगा, ऐसा ही समझ में आ रहा है। तो आई एम एक्चुअली क्वाइट पॉजिटिव, और मेरा टॉप पिक है एक्सिस बैंक। ये रहा है इस वक्त इन तमाम शेयरों पर, लेकिन अच्छी रिकवरी बैंक निफ्टी में दिख रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। और जो हेमंत कह भी रहते हैं कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना चाहिए, शॉर्ट करने वाला मामला है नहीं, 17,000 के लेवल पर आ चुका है। लेकिन बैंक निफ्टी 17,000 का लेवल क्या अहमियत रखता है, और उस लिहाज से इन लेवल्स पर अब नया ट्रेड लेना हो तो क्या होगा, ये बताएं इस वक्त। हेमंत, आपकी क्या राय है? देखिए मैं, जैसे अनिल जी मैंने पहले भी कहा कि 17,000 पे जिस तरह से कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं, शायद इस एक्सपायरी में आपको प्लस माइनस 50 में ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आप बेटर है कि नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रेड्स लीजिए, बिकॉज प्राइवेट बैंक्स में जितने भी रोल ओवर्स हो रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं यहाँ एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट कल है, मेरे ख्याल वो एक बहुत अहम ट्रिगर पॉइंट रहेगा। उसके अलावा सारे डेटा पॉइंट्स जो हैं वो बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव हैं। तो बेटर है आप नेक्स्ट मंथ में ट्रेड शुरू कीजिए और बैंक निफ्टी में प्ले कीजिए। और मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं कि बैंक निफ्टी 17,250 17,500 जाएगा। और अगर आईसीआईसीआई बैंक ने थोड़ा सा भी पॉजिटिव सरप्राइज दे दिया तो मेरे ख्याल कल खुलते ही बाजार में या दोपहर के बाद आपको एक बहुत अच्छा स्पाइक बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ये है राइट बैंक निफ्टी पर इस वक्त। और वक्त है हमारे तमाम एक्सपर्ट से विदा लेने का। मेहरबून और साथ ही प्रकाश दीवान, वहीं हमारे साथ रजत बॉस भी हैं और हेमंत ठुकराल भी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़कर बाजार पर और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाजार एकदम फ्लैट कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में कोई डायरेक्शन नहीं, लेकिन अगर आपको डायरेक्शन लेना है देखिए मत सेंसेक्स और निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी 0.5% मजबूत, देखिए मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स 1/4% मजबूत, देखिए 775 शेयर है मजबूत और 425 शेयर कमजोर है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि भले ही 3% नीचे हो जापान,
भले ही एशियाई बाजारों में कमजोरी हो, हम हमारी चाल से चलेंगे एक्सपायरी के दिन, ये संकेत साफ है। लेकिन जब 8000 के लेवल पर हम निफ्टी में हैं तो एक बड़ा सवाल ये कि 1000 पॉइंट से ज्यादा की निफ्टी में तेजी हो गई बजट के दिन से लेकर। क्या यही मोमेंटम बरकरार रहेगा? क्या ग्लोबल मार्केट्स के दम पर और तेजी बनेगी? इंडिया की सिचुएशन बेहतर हो रही है या फिर खतरे हैं? और ये बताने के लिए हम आपके सामने एक ऐसे एक्सपर्ट को ला रहे हैं जिनकी गहरी पकड़ है दुनिया भर के बाजारों पर भी और हिंदुस्तान के बाजारों पर भी, 1-2 साल से नहीं कई दशकों से। जी हां, हम अब बात करेंगे हेलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा साहब से जो सिंगापुर से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। समीर सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ऐसा लग रहा है आपसे बातचीत किए हुए जमाना हो गया है, बजट के बाद शायद अब बात हो रही है, लेकिन ये बताइए सर कि 8000 पर आ गए हैं, अब आगे क्या? ये सीखा ही है कि बार बार ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं है। पिक्चर में ये समझना है कि आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें, आपको ये ब्रॉडली पता है कि इक्विटीज डू वेल। बीच बीच में जब इक्विटी आपको लगे नॉट डूइंग वेल तो थोड़े और पैसे डाल दें एंड वो फिर ठीक हो जाएगा। और इसके लिए इंडिया की आप इंफॉर्मेशन ले लें या डेटा ले लें या वर्ल्ड का ले लें। इनफैक्ट मैंने किताब पढ़ी कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले अगर आप इक्विटी मार्केट्स में डालते, उन देशों में जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में दे लॉस्ट, लाइक जापान एंड मे बी इटली, जर्मनी, या वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, उनमें भी इक्विटी मार्केट रेट बेटर देन बॉन्ड ओवर स्लाइटली लॉन्गर पीरियड। तो जनरली इंडिया एक्चुअली आजकल अच्छा कर रहा है बिकॉज इंडिया की 2-3 न्यूज ठीक आई हैं, जैसे कि एक तो मानसून, सेकेंड इंटरेस्ट रेट कट भी हुआ और उससे ज्यादा गवर्नर साहब ने ये भी इंडिकेट किया कि दे आर विलिंग टू कट मोर इफ मानसून आर गुड। एंड तीसरा है कि अभी तक जो रिजल्ट्स आए कोई खास बुरे रिजल्ट्स नहीं आए, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं एंड जनरली प्राइमरली ऑल्सो और पार्टली बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट। अब इस समय खाली डाउट हो गया कि हमारा बजट सेशन, सॉरी सेशन ऑफ पार्लियामेंट तो वेस्ट होगा, उसके बगैर सब बढ़िया चल रहा है। सर, ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स के मूव को आपने किस तरह से रीड किया, खासतौर पर जेनेट येलन के का मूव बताइए, और बैंक ऑफ जापान ने जिस तरह से अभी अभी बयान दिए हैं उसके बाद थोड़ा सा हम देख रहे हैं जापान के बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है, थोड़े एशियाई बाजार ऊपर से हल्के हुए हैं। इन सेंट्रल बैंकर्स के बयानों को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? यूएस वालों को तो मार्केट भी पता है और इकोनॉमी समझ आती है, तो उनके पॉइंट ज्यादा मुझे समझ आते हैं कि हम अंडरस्टैंड कर सकते क्या बोल रहे हैं। जापान में तो अभी रिसेंटली मेरे को किसी ने पोल भेजा था, हमारे क्लाइंट ने, जो अपने फंड मैनेजर से पोल करा रहे थे कि उनको क्या बढ़िया लगता है। मैं तो बाकी मार्केट करता भी नहीं, बट मैंने उसमें वर्स्ट मार्केट इन द वर्ल्ड जापान बोला, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज जापान मार्केट कभी 3% ऊपर, कभी 3% नीचे, कभी यूएस के लिए भागती है, कभी एशिया के लिए भागती है। मुझे लगता है कि जापान को ज्यादा सीरियसली लाइफ में लेना चाहिए किसी को। यूएस मार्केट इज नॉट ओनली दे सेट द ट्रेंड, दे सेट द डायरेक्शन, वो इन्वेस्ट करते हैं इमर्जिंग मार्केट में, वो पैसे भेजते हैं वर्ल्ड में, वो अग्रेसिव होते हैं, वो रिस्क टेकिंग करते हैं, वहां पे आजकल इनोवेशन होती है, टेक्नोलॉजी होती है। तो यूएस मार्केट से आई विल टेक सिग्नल, बट जापान मार्केट में आई डोंट थिंक अनबिल्ड की कोई क्रेडिबिलिटी है कि उसको मतलब वो सोच के अपना टाइम वेस्ट करें। तो यूएस मार्केट का तो सिग्नल भी ठीक है। जेनेट येलन ने ये भी इंडिकेट किया कि अब वो ग्लोबल स्लो डाउन को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, यूएस में भी ठीक है। सो जनरली ठीक है वर्ल्ड। ये आज का जो एकदम जापान का हो गया, उन्होंने करा क्या है कि और बॉन्ड नहीं खरीदे। क्या वर्ल्ड चाहती है या वर्ल्ड से ज्यादा जापानीज इन्वेस्टर क्या चाहते हैं, वो जरूरत ज्यादा टाइम वेस्ट करती है। तो ग्लोबल मार्केट्स अभी भी आप कह रहे हैं कि थोड़ा समझना मुश्किल मामला है, लेकिन इंडियन मार्केट्स के लिए अब ट्रिगर्स क्या है यहाँ से और ऊपर? तो पहले नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा थी, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड मार्केट्स के लिए समझना मुश्किल नहीं है, जापान को ओवर एनालाइज करना मुश्किल है। जापान के लिए ओके। तो समीर सर ये बताइए फिर हमारे लिए ऊपर जाने के ट्रिगर्स क्या है, किस वजह से हिंदुस्तान में तेजी बनेगी? हमारे यहाँ तेजी बनेगी क्योंकि हमारे यहाँ हर साल तेजी होती है जी। अगर आप स्लाइटली ब्रॉडर टर्म ले, मैंने आपको कितनी बार बताया कि इंडिया वाले मार्केट में डॉलर में सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं वर्ल्ड में, वॉरेन बफेट को बीट करते हैं हर साल 10-12-15% का एवरेज रहा है। कभी कभी बड़े गंदे साल आते हैं, उस साल में भागने का नहीं है, बस सारे रिटर्न बन जाएंगे। लेकिन इंडिया में अभी शॉर्ट टर्म में क्या मुझे लगता है कि एक तो मानसून इज अ बिग डील, 2 मानसून ना होने के बाद तीसरा मानसून जब आया है, लास्ट में 4-5 बार ये हुआ है, तो अगर आप देखें एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन दैट ईयर बिकम 7-8%। अब अगर मानसून अच्छी हुई तो इस साल एग्री प्रोडक्शन ग्रोथ विल बी 7-8% बेस्ड ऑन हिस्ट्री। दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस टू द ओवरऑल जीडीपी। सेकेंड इज
The RBI governor, when he cut rates, he also indicated कि he is in that mode, what do we call it, accommodative mode. उन्होंने नॉट ओनली इंटरेस्ट रेट काटा, उन्होंने बाकी लिक्विडिटी भी ईज की, और उसके बाद आई थिंक एक और स्पीच में कहीं पे उन्होंने बोला कि देयर इज रूम फॉर मोर कटिंग इफ monsoon and all are good. Thirdly, results because of comparison with base year of last year and in general are so far been quite okay. Private sector banks have been okay, tech has been okay, generally here and there, broadly okay. If you see the shorter term news that comes out economy पे कि जी कार सेल क्या हो गई, एग्री कमर्शियल सेल क्या हो गई, पोर्ट ग्रोथ क्या हो गई, all that is in double digits. So this is a good cyclical term. तो सर आप मॉनसून के बारे में बार बार कह रहे हैं, मुझे बताइए आप जैसे बड़े इन्वेस्टर, दिग्गज इन्वेस्टर्स कैसे इस मॉनसून के प्ले को खेल रहे हैं? क्या आपको ऑटो शेयरों में और ज्यादा अच्छा लग रहा है अब यहाँ पर निवेश करना, या आपको एग्रीकल्चर इक्विपमेंट कंपनी या दूसरी कोई एफएमसीजी प्ले आपको पसंद है? आप हाउ आर यू प्लेइंग दिस मूव? तो पहले तो वी हैव टू बिलीव कि हाँ भाई ये ठीक है मॉनसून की प्रेडिक्शन. सो फार वी ऑल्सो बिलीव, क्योंकि एक तो दो ने किया IMD ने और स्काईमेट ने, एंड ग्लोबली ऑल्सो ये लानीना एल्निनो से लानीना बन रहा है. यू कैन चेक ऑन द ब्रॉडली फील क्या ये हो रहा है. उसके बाद सबसे पहले हमें अपने शॉर्ट कट करने होते हैं, वो हमने कुछ कर लिए हैं रूरली ओरिएंटेड शॉर्ट जो थे हमारे. एंड थर्ड इज कि हमने भी 2 ऑटो कंपनियां खरीदी हैं विच वी थिंक आर रूरल प्लेज इनडायरेक्टली, और बाकी हमारे पास जो पहले था हमने उसको अपने मन में गिन लिया कि ये तो रूरल प्ले ही थे हिडन. तो उनको हमने अपने मन में गिन लिया कि हाँ ये ठीक है जी, अब एक और 1 साल 6 महीने रखा जाए. अदरवाइज वो अगर अभी फियर हो जाता थर्ड फेलियर का मॉनसून का, तो हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में भी पैनिक हो जाता. सो जनरली देयर इज अ रिलैक्सेशन ऑफ द ओवरऑल. बट अगर किसी को नया स्टॉक खरीदना है, मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं कि आप फाइनेंशियल स्टॉक्स खरीदें. तो हम तो हमेशा बुलिश होते हैं, इसलिए हम तो अपनी बुक बता रहे हैं. बट इन जनरल फाइनेंशियल सेक्टर में सारे स्टॉक्स मिल जाते हैं जिसमें आपको ओवरली एनालाइज नहीं करना पड़ेगा कि अब ये रूरल में क्रॉप का मैं खरीद रहा हूं कि मैं ट्रक वाले का खरीद रहा हूं कि मैं सब प्राइम या माइक्रो लैंडिंग वाला खरीद रहा हूं, क्योंकि कंज्यूमर फार्मर विल बोरो और रूरल ओरिएंटेड गाय बोरो, या वहां सर्विस बढ़ जाएगी, या वहां पे 2 व्हीलर खरीद लेंगे उसकी फाइनेंसिंग चाहिए होगी, या कोई आदमी बेचारा मारुति खरीद लेगा उसकी फाइनेंसिंग चाहिए होगी. सब पैकेज में आ जाता है आपके पास. लेकिन इससे ज्यादा हिंट मैंने दे जब ये आप फाइनेंशियल की बात करें तो मेरे दिमाग में एक चीज आई. आजकल नई नई कंपनियां बड़ी इशू लेकर आ रही हैं इसी स्पेस से, माइक्रो फाइनेंस वाली, और अलग अलग तरह के मैनेजमेंट उतर रहे हैं बाजार में. क्या व्यू बन रहा है सर आपका? आई थिंक वो ठीक है. वैसे एक्चुअली उसमें क्या हो रहा है कि वो ना, क्योंकि पहले से ही फॉरेन ओन्ड है, तो वो IPO में FII नहीं खरीद सकते. बट एक्चुअली ठीक है, हमें पसंद है अगर हम खरीद सकते हो. तो सर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज वर्सेस बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स वर्सेस PSU बैंक्स और वर्सेस हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, अगर इसमें से आपको चूज करना हो तो किस सेक्टर को आप सबसे ज्यादा तवज्जो देंगे? MFI की आपने बात बताई. हाँ, जो अगर आप नई कंपनी देखेंगे भी लिस्ट हुई हैं या हो रही हैं, वो माइक्रो फाइनेंस नाम से आ रही हैं, लेकिन एक्चुअली वो डाइवर्सिफाइड है मोर देन SKS. सो दे आर एक्चुअली प्रॉपर स्मॉल टिकट लेंडिंग प्लेयर, विच इज गुड. तो PSU बैंक हम तो खरीदेंगे नहीं जी. प्राइवेट सेक्टर बैंक जो रिटेल लेंडर हम तो बेचेंगे नहीं जी कभी. तो अगर नया खरीदना हो तो आई वुड थिंक आई थिंक जो आप बोल रहे हो सब प्राइम या व्हाटएवर माइक्रो लेंडिंग, वो खाली माइक्रो नहीं है. अब वो जो नए वाले तो IPO हो रहे हैं वो आई थिंक स्लाइटली मोर डाइवर्सिफाइड है, और स्मॉल टिकट है. 10,000 रुपए का लोन होता है एवरेज, एटलीस्ट इन द माइक्रो साइड, और बाकी आप कोई किसी की सेकेंड हैंड कार, रूरल, प्योर हाउसिंग वाले भी हमारे पास तो सब है. लेकिन अगर आप न्यू मनी कहें तो वो अब उनकी ग्रोथ थोड़ी कम है, बिकॉज प्रॉपर्टी प्राइस कम होने से आपको, अगर आप शहर में देते हैं, टाउन सिटी में देते हैं, तो आपका लोन का अमाउंट उस हिसाब से कम हो गया. तो क्योंकि कस्टमर की नीड का मतलब आपको ज्यादा कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं. जी. सो फॉर एब्सोल्यूट मार्जिनल मनी आई वुड से जो आप मेरे हिसाब से कह रहे थे माइक्रो लेंडिंग, बट आई थिंक वो बियॉन्ड माइक्रो लेंडर्स है जो नए बने. ये राय फाइनेंशियल्स पर है. लेकिन एक और बड़ा स्पेस जो नतीजों के लिहाज से अब तक ज्यादातर दिग्गज कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं वो है IT कंपनियों के. क्या कहीं आपको IT कंपनियों के प्रोस्पेक्ट्स थोड़े ढीले होते हुए दिख रहे हैं या फिर अभी भी ट्रैक पर है? क्या व्यू है सर आपका इन कंपनियों पर?
आई थिंक ओवरऑल बिग पिक्चर में तो ढीले है, खाली इन्फोसिस का मोमेंटम चालू है, बट इन जनरल थोड़े ढीले हैं बिकॉज द चेंजेस इन द वर्ल्ड आर टू बिग कि उसको आप एक मिनट में समझें कि इंडिया को क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अगर आप ऑटोमेशन ज्यादा करें, रोबो ज्यादा हो जाए, अगर आप यूएस से इंडिया आउटसोर्स कर सकते हैं, दैट मीन्स आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस प्रोसेस को हम यूएस से इंडिया ऑफशोर कर देंगे, तो आई एम श्योर आफ्टर 1 साल 2 साल कोई ये भी कर सकता होगा कि अब इसको मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ, बिकॉज एनीथिंग विच यू कैन ट्रांसफर टू कंप्यूटर ऑल्सो। आप क्या नहीं ट्रांसफर कर सकते, आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं ट्रांसफर कर सकते, कोई एब्सोल्युटली न्यू R&D नहीं ट्रांसफर कर सकते, लेकिन अगर आपने प्रोसेस को कह दिया कि यूएस से इंडिया ले जाओ, तो 2 साल बाद आप इंडिया से भी कह सकते हो कंप्यूटर को करने दो। तो ये सब बिग पिक्चर ट्रेंड्स हैं। सेकेंड है क्लाउड है। पहले था कि हम सब लोग, हर कंपनी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट करती है, तो हर कंपनी के पास अपने सर्वर है, अपना ईमेल मैनेज करना है, अपना पेरोल मैनेज करना है, वो सब चीजें अब आउटसोर्स हो जाती है, तो आपको अलग अलग ये लोग ही नहीं चाहिए ओवर टाइम, एंड नॉट इन वन डे, मे बी ओवर 10 years, 5 years, 20 years, बट ये ट्रेंड तो है ही नेगेटिव इन बिग पिक्चर सेंस। बट मार्केट में शॉर्ट टर्म में 1-2 कंपनी अच्छे कर रही है, कुछ फंसेंगे इस चक्कर में, सो इट्स ओके, सारा बैड सेक्टर में थोड़ी सस्ती वैल्यूएशन है, पर ये भी नहीं कि बड़े हॉट है। सर आजकल जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है वो है पतंजलि का जिस तरह से फोकस बढ़ता जा रहा है, बाबा रामदेव जिस तरह से कह रहे हैं कि देखिए कोलगेट का गेट बंद हो जाएगा, पीएनजी के लिए मुश्किल होगी, HUL के लिए मुश्किल होगी। आप जैसे बड़े इन्वेस्टर्स, FII इन्वेस्टर्स कैसे देखते हैं इस मूव को, और आपकी क्या राय इन सारी MNC कंपनियों के ऊपर? आई एग्री जी, बिकॉज अगर आप देखें कि ये जो जब ये छोटी मतलब ये बड़ी कंपनियां, MNC टाइप कंपनियां जब ये नए ब्रांड लॉन्च करते हैं, बड़े खुश होते हैं कि हमारा ब्रांड 200 करोड़ रुपए हो गया, 300 करोड़ हो गया। अब ये पतंजलि आया आउट ऑफ द ब्लू और उसकी सेल्स मेरे ख्याल से इस साल डाबर से ज्यादा है जी। तो इसलिए इसको ये कहना कि ये वन ऑफ है, ये भी फैड है, ये भी रिस्की होगा। सो वी एग्री कि ये बिग थ्रेट है। अब इसका हम डायरेक्ट तो बेनिफिट हो नहीं रहा क्योंकि हम तो वो स्टॉक है नहीं, और नेगेटिव हो सकता है, बट फॉर्चुनेटली हम तो वो स्टॉक खरीदते नहीं जो कंज्यूमर स्टेपल टाइप का। हम तो खाली अर्बन ओरिएंटेड, हम डिस्क्रिशनरी खरीदते हैं। हम वो लीवर नेस्ले टाइप स्टॉक पहले भी नहीं खरीदते थे, कोलगेट, ITC, बिकॉज हमें वी डोंट प्ले बिलियन कंज्यूमर्स, वी लाइक 200-300 मिलियन कंज्यूमर को जो टारगेट। अच्छा सर, एक चीज बताऊं, आप क्योंकि सिंगापुर में, मैं खाली पूछना चाहता हूं, आपको पता है ना कि संसद का सत्र चल रहा है? मैंने सुना है, रोज आजकल बड़ी न्यूज़ आती है रोज। तो कुछ उम्मीदें हैं या फिर आया गया हमें कोई मतलब नहीं है अब इससे? नहीं, एक्चुअली अब कल रात को मैं कंफ्यूज हो गया विद ऑल द न्यूज, बट मैंने सोचा था कि ये बैंक्रप्सी बिल पास होना चाहिए, दैट बी वेरी यूजफुल, क्योंकि उसमें ऑपोजिशन में कोई नहीं थी। अभी भी मुझे पता नहीं आज क्या हो रहा है एग्जैक्टली, बट जनरली आई वुड होप कि वो है। GST तो मुझे नहीं लग रहा था अभी कि कोई होना है कि नहीं होना। सो और बाकी मैंने बिल देखे थे, मुझे समझ नहीं आया जिनके नाम। एक था एंटी हाईजैकिंग बिल, अब मुझे नहीं पता था कि हाईजैकिंग के लिए भी बिल चाहिए कि भाई उसमें क्या करना है। 2 बिल के मेरे नाम पड़े थे। सर अब 12 सेशंस बचे हैं और कल हमने देखा कि जॉइंट पार्लियामेंट्री पैनल ने इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी लॉ को अडॉप्ट कर लिया है, और इस जो समिति है इसने कोई नई रिकमेंडेशंस नहीं दी हैं, तो अब ये मनी बिल के तौर पर शायद संसद में आज रखा जा सकता है। ये बताइए अगर ये पास हो जाता है तो दैट बी पॉजिटिव, और उसके बाद हमें इस बजट सेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, तो ये बिल पास हो जाए, बाकी आपकी कोई होप नहीं है? बाकी नहीं है, जो भी GST आई डोंट थिंक इस सेशन में वैसे भी होना था, और जो बाकी मैंने ऐसे एक मिनट पढ़े थे वो तो कुछ हमारे लिए नहीं थे। ऑब्वियसली इंडिया नीड्स टू डू ऑल दीस थिंग्स, बट हमारे स्टॉक मार्केट से कोई खास शॉर्ट टर्म में कोई मतलब नहीं हुआ किसी। यानी कि बाजार के लोग ज्यादा देख नहीं रहे कि संसद में क्या हो रहा है। लेकिन इसमें जुबिलेंट फूड वर्क्स को लेकर जो खबर आ रही है, एक बार बीच में बता दूं, समीर सर से बात करते करते, जुबिलेंट फूड वर्क्स के प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी बेची। जो अभी हम कह रहे थे कि बड़ा सौदा हुआ है, 3.5% से ज्यादा जो ब्लॉक डील हुई है, 23,33,000 शेयरों का जो कारोबार हुआ है। इस कारोबार में सेलर का नाम तो सामने आया, प्रमोटर्स ने बेचा है। अब लिया किसने वो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, वो भी अंदाजा लगेगा। लेकिन ये एक एक्शन जरूर इस वक्त हेमंत होता हुआ नजर आया है। बिल्कुल। हमारे साथ समीर अरोड़ा सर बने हुए हैं। सर, आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि जो
बड़ी IPOs आ रहे हैं इस बार, उसमें FIIs पैसा नहीं लगा पा रहे। इसके अलावा आप देखिए एक और बड़ा सेगमेंट अब नया उभरा है, वो है हेल्थ केयर सेगमेंट, डायग्नोस्टिक सेगमेंट। आपको ये कैसा लगता है? क्योंकि इसके IPOs में भी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है काफी एक्शन देखने को मिला है। कई डॉक्टर लाल पैथलैब्स जैसी कंपनियों ने अच्छा लिस्टिंग गेन्स भी लोगों को दिया है, थायरो केयर का इशू खुला हुआ है। आप इस सेगमेंट को कैसे देखते हैं? उसमें जी हम भी एंकर थे डॉक्टर लाल में, और है हमारे पास। ये नए वाले हमें मिली है, पर अच्छे है, सेक्टर अच्छा है क्योंकि ये बड़ा कैपिटल लाइट सेक्टर है। एंड दी बिग पिक्चर स्टोरी इज कि ये अनऑर्गेनाइज से सेक्टर ऑर्गेनाइज की तरफ जा रहा है, या स्मॉल से बिग। तो ये सेक्टर इस समय मोमेंटम में है। आई थिंक ओके, बड़े महंगे शेयर आ रहे हैं, प्राइसेस वगैरह, बट हमने ये भी देखा है कि अगर ग्रोथ चलती रहे तो लोग 2-3 साल तक का भी आगे की अर्निंग्स देखने लग जाते हैं रादर देन इस साल की। सो आई ऑल्दो वी आर नॉट माइंड, बट आई थिंक इट्स गुड। रिटेल तो पक्का खरीदने की कोशिश करें, बिकॉज उनको तो प्रेफरेंस मिलती है, एंड दे विल मेक सम मनी ऑन दिस। और NHPC के OFS पर क्या राय है सर? कल हमने देखा था, हर स्टॉक पे बातें नहीं करता, पर्टिकुलरली PSU में, हर बार मुझे बोलना होता है कि हमारे को इसमें कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं। लेकिन सरकार की विनिवेश की नीति पर सर क्या राय है? फिर ऐसे बताइए, क्योंकि देखिए सरकार ने इस बार शुरुआत तो सही समय पर कर दी है। आपको क्या लग रहा है, विनिवेश का लक्ष्य अचीव हो जाएगा? और क्या कोई बदलाव करना चाहिए? क्योंकि अचानक से अनाउंसमेंट आया तो हमने देखा NHPC के शेयर में भी 6-7% की गिरावट देखने को मिली। इस पूरे प्रोसीजर पर आपकी राय जानना चाहता हूं सर। हमारी कोई हेल्प नहीं होती उनके प्रोसेस में कभी जिंदगी में, तो हम अब उससे ज्यादा क्या बोले। अच्छा सर, एक चीज बताइए, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के एसेट क्वालिटी को लेकर जो चिंताएं हो रही है, क्या आपको भी लगता है? क्योंकि ये बैंक्स आपको हमेशा से बड़े पसंद रहे हैं और आपने बड़ा निवेश भी किया, बड़े पैसे भी बनाए होंगे इस पूरे सेक्टर में। क्या कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल रहा है जिस तरह से अब एक एक करके ये बैंक्स कह रहे हैं कि हमें प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है, हमारी ये वॉच लिस्ट आ रही है? तो अब पहली बात यह है कि मैंने आपको मे बी 1 साल पहले या एटलीस्ट 9-10 महीने पहले से हमने ये करा कि हमें इंस्टीट्यूट क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट लेंडर नहीं चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो। तो हमारे जो 4 स्टॉक्स हैं वो उसमें कॉर्पोरेट लेंडिंग नहीं है, मोस्टली रिटेल लेंडिंग है, वो बढ़िया कर रहे हैं। ये जो ex-PSU बैंक्स जो प्राइवेट सेक्टर बने 2, उनमें ये प्रॉब्लम हो रही है, उनको अभी हम नहीं ले रहे, हमने नहीं लिया। ये आपने नई कैटेगरी डिफाइन की, ex-PSU बैंक जो प्राइवेट सेक्टर बने। अब आपको भी पता है क्या? बिल्कुल, यानी कि जो पहले PSU बैंक थे, हमारे पास होते थे, आई एग्री विद यू। अच्छा सर, एक और चीज पहले इसमें डिस्कशन हुई थी कि हमने ये शेयर उड़ा दिया था, सॉर्ट ऑफ कहना चाहिए कि भाई बेच दिया था बिकॉज ऑफ बैड व्हाटएवर। सो जनरली कॉर्पोरेट लेंडर का अपनी वैल्यूएशन पे कोई बोलेगा ओवर टाइम की ठीक है, बट हमें लगता है कि हम इतना मेहनत करने में ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। जब बाकी स्टॉक में 25% अर्निंग ग्रोथ आ रही है, हम जान के को ढूंढे और उसमें एनालाइज करें कि उस पर क्या होगा, क्यों इतनी मेहनत करनी लगी? अच्छा सर, अब जाने से पहले एक आखिरी सवाल। पहला तो ये कि क्या बाजार पे पॉजिटिव बायस के साथ ही रहना चाहिए, और दूसरा सवाल ये कि फिर आपके पोर्टफोलियो में इस वक्त लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो किस तरह का चल रहा है, उससे मैं थोड़ा सा सेंस ले लूं उससे। तो हमारा चल रहा है आई थिंक अबाउट 110 लॉन्ग एंड 40 शॉर्ट। ओके, और तो 70 नेट इज हाई। और 70 नेट का मतलब क्या निकाला जाए सर? आप बुलिश है, न्यूट्रल है? नहीं, दिस नॉट नॉर्मल, दिस इज हाई। 60 होता है ना हमारा। ओके, तो एक आध बार पहले तो 80s भी पहुंच गए थे, बट दैट वाज बिफोर इलेक्शन टाइम इन 2014। जनरली दिस इज हाई। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो ये थे समीर अरोड़ा सिंगापुर से, जो कहते हुए कि ये बाजार में रुझान रहेगा तेजी का, आपको जरूरत है अच्छे स्टॉक चुनने की। लेकिन अच्छे स्टॉक चुनने में मदद करने के लिए हमारे साथ देश के एक और जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट, मैं कहूं कि बड़े दिग्गजों में से एक S2Analytics.com के सुदर्शन सुखानी साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सुदर्शन सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। नमस्कार, आपसे बड़े दिनों बाद बात हो रही है और निफ्टी पहुंच चुका है 8000 पर। अब आगे क्या सर? जी नमस्कार। 8000 पर पहुंच चुका है, लेकिन बाजार का रुख तेजी का है।
हो सकता है कि इस साल देखिए ऐसे तो मार्केट का क्या पता चलता है, पर 2016 में हम लाइफ टाइम न्यू हाईस निफ्टी में बना लें, यानी कि दिसंबर तक हम 9100 को भी पार कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमको व्यापारी की तरह से और निवेशक की तरह से केवल खरीदने का ही सोचना चाहिए। डिप्स पर खरीदें, ब्रेकआउट्स पर खरीदें, अगर आप ट्रेडर हैं तो, व्यापारी हैं तो, और निवेशकों को तो अच्छी कंपनियां लेकर रख लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा ऊंच नीच में और निकलना नहीं चाहिए। चलिए, तो अच्छे शेयर खरीदिए, गिरावट में खरीदिए, और सर कह रहे हैं कि जो दिसंबर तक है वो 9000 के पार 9119 का हाई था, उसके ऊपर नया लाइफ हाई लगता हुआ नजर आएगा। सर गुड मॉर्निंग, ये बताइए फिर कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आप चुन रहे हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए खरीदना चाहिए? फिर ट्रेडर्स की भी बात करूंगा, पहले इन्वेस्टर्स के लिए बताइए सर, कौन से शेयर आपको सबसे अच्छे लगते हैं इस समय? देखिए, इन्वेस्टर्स के शेयर्स हम और आप दोनों जानते हैं। निफ्टी के जो बढ़िया शेयर्स हैं, आप एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक बैंकिंग सेक्टर में ले लीजिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस में, और इन्फोसिस IT में, डॉक्टर रेड्डीज फार्मा में। अगर आप इस 5-6 कंपनियों का पोर्टफोलियो बना लेंगे तो ही आप मार्केट का आउट परफॉर्म कर लेंगे। तो ये है इन्वेस्टर्स के लिए राय। लेकिन बैंक निफ्टी जिसने ज्यादा बेहतर मजबूती दिखाई है बजट के बाद से, जो तेजी की लीडरशिप आई, और ये भी सुदर्शन सर बड़े अहम लेवल पर आ चुका है जो कि 17,000 के आसपास है। बैंक निफ्टी को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या अगर बाजार को यहां से ऊपर जाना है तो फिर से अभी लीडरशिप बैंक निफ्टी से ही चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी से लीडरशिप अब मिलेगी। बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा, यानी कि बाकी बाजार के साथ चलेगा। अब ये आगे नहीं जाता दिखता है। IT के चार्ट्स बहुत अच्छे हैं। फार्मा बॉटम आउट कर रहा है, फार्मा अभी करेक्शन से गुजर रहा है। आप देखिए शेयर कहां पहुंच गए हैं, ऊपर से कितने नीचे आ गए हैं, वहां पर तेजी दिखती है। और जो ब्रॉड मार्केट एक है, वहां सभी सेक्टर्स में आएगा, लेकिन बैंक अकेले बैंक आउट परफॉर्म नहीं करेंगे, इसलिए बैंक्स पर वेटेज हल्का ही रखना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो फिर डॉक्टर रेड्डीज जो आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, क्या वहां पर शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेडिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है? और कौन से फार्मा शेयर हैं और दूसरे स्टॉक्स हैं जो ट्रेडर्स को अपने डार पर रखना चाहिए? इन्वेस्टर्स की तो बात आपने की। जी, ट्रेडर्स के लिए मिड कैप्स ठीक है। मैं कभी मिड कैप्स की बात करता नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है निवेशक फंस जाते हैं, लेकिन इस समय माहौल मिड कैप्स का है। मिड कैप्स के चार्ट पैटर्न्स ऐसे बन रहे हैं कि वहां सब ब्रेकआउट्स की शुरुआत हो रही है, तो अच्छे मिड कैप्स आप पकड़ लीजिए। मैं 2-4 नाम आपको देता हूं। जैसे आज नीचे है जुबिलेंट फूड्स, वो नीचे है तो ये बाय ऑन डिप्स है। जुबिलेंट फूड्स में अच्छी तेजी है। सारे FMCG शेयर, चाहे मैरिको है चाहे डाबर है, और कोलगेट अनाज बहुत लंबे बेयर मार्केट से ऊपर निकल रहा है, तो FMCG के अच्छे शेयर्स को आप पकड़ सकते हैं। फिर ये ऑटो एंसिलरीज, मदरसन सुमी, अतुल ऑटो, ये आप लंबी लिस्ट बना लीजिए। यहाँ पर ऑटो एंसिलरीज में अच्छी खरीदारी है। और सबसे बड़ा फेवरेट है मारुति अपना बेयर मार्केट पूरा कर चुका है। अब वो ये येन की कहानियां ऊंच नीच होती रहेगी। मारुति वापस अपने तेजी प्रीवियस हाइज पर जाता दिखता है। मारुति सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, वो निवेशकों की लिस्ट में भी इसको रखना था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही आपने मारुति को लेकर खास तौर से। और मैं बता दूं सुदर्शन सर, आपके इस कमेंट से बहुत लोगों को राहत मिली होगी जो मारुति ऊपर के लेवल पर लेकर फंसे हुए हैं और सोचते हैं कि रखें, छोड़ दें, क्या करें। तो साफ सलाह है सुदर्शन सर की कि वापस से हाई बनेंगे, घबराने की जरूरत नहीं, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक, करेक्शन हो गया सर। लेकिन चूंकि आप चार्ट्स न सिर्फ हमारे सेंसेक्स निफ्टी और स्टॉक्स के देखते हैं, तमाम चीजों के देखते हैं, डाउ और क्रूड, ये दो चीजों पर आपसे राय लेना चाहूंगा। क्योंकि क्रूड देखिए अपने निचले स्तरों से जबरदस्त रैली कर चुका है, 60-70% ऊपर है। डाउ अपने लाइफ टाइम हाई से सिर्फ 2% नीचे है। क्या ये दोनों अच्छी तेजी के चार्ट्स दिखा रहे हैं? नहीं, दोनों ही अच्छी तेजी के चार्ट्स नहीं दिखा रहे हैं। डाउ तेजी का चार्ट दिखा रहा है, लेकिन निफ्टी की जो तेजी हम धार रहे हैं उस तरह की तेजी अमेरिका में आती नहीं दिखती है। लेकिन वहां पर कोई मंदी का वातावरण नहीं है, सो दोनों बातों में फर्क है। 2% 5% डाउ ऊपर नीचे करेगा और ऊपर की तरफ ही रहेगा, लेकिन हमारा मार्केट बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा। और क्रूड की रैली मुझे लगता है एक बेयर मार्केट रैली थी, कहीं जाकर जी आप कह रहे थे क्रूड की रैली। सर आप कंटिन्यू करिए अपने स्टेटमेंट को।
क्रूड की रैली एक बियर मार्केट रैली थी, वो इतना नीचे आ गया था, वहां से एक अच्छा बाउंस मिला है, लेकिन ये तेजी का माहौल नहीं है। ये रैली खत्म हो जाएगी और वापस हम क्रूड में मंदी देखेंगे। बिल्कुल, $27 से सीधा देखिए जिस तरह से अब क्रूड $46 $67 पर पहुंच गया। एक अच्छी रैली लगता है 70% से ज्यादा की इसमें देखी जा चुकी है और सुदर्शन जी कह रहे हैं थोड़ा कॉशियस हो जाने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए आज सर जिस तरह से रियल एस्टेट शेयर मजबूत है, टॉप 3 F&O गेनर्स में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, HDL का नाम है और DLF भी, हालांकि इसको कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं उस खबर का जो आई है जिसकी वजह से तेजी देखने को मिली है कि ग्रेटर मुंबई में BMC कह रही है कि FSI को इंक्रीज कर देना चाहिए, 5 तक हो जानी चाहिए, 1 महीने के अंदर ये फैसला हो जाएगा। लेकिन सर कोई शेयर आपको इस स्पेस से पसंद है केवल ट्रेडिंग के लिहाज से? जी बिल्कुल, बल्कि ट्रेडिंग में 2 सेक्टर्स है जहां अच्छी तेजी है और ये ट्रेडिंग के लिए, ये निवेश के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। एक तो PSU बैंक्स और एक रियल एस्टेट स्टॉक्स, दोनों के बुलिश पैटर्न्स बनके ये अब ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो दोनों में ही अगले 2-3 महीनों में अच्छा माहौल रहेगा। DLF इंडिया बुल्स रियल एस्टेट ये दोनों ही ठीक है और PSU बैंक्स में तो आप आंख बंद करके कोई शेयर खरीद लीजिए। फिर भी आंध्रा, कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक, ये 4 कंपनियां हैं PSU बैंक्स में जो प्रिफर्ड है। लेकिन सच तो ये है कि कोई बैंक ले लेंगे PSU का ट्रेडिंग के लिए तो ये कमा जाएगा। PSU बैंक्स पे ये मूव बन सकता है। लेकिन एक और स्पेस जो बड़ी मजबूत दिख रही है वो है NBFCs की और साथ ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की। अगर यहां पर आपको लगता है कोई अच्छे तेजी के स्टॉक्स नजर आ रहे हैं जो बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं तो वो बताएं सर। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये सेक्टर अगले 3 महीनों में बहुत अच्छे ट्रेडिंग रिटर्न्स देगा। ये बाजार के साथ चलेगा लेकिन अगले 2-3 महीनों में निफ्टी भी थोड़ा सा ढीला, माने धीरे धीरे ही चलेगा। ये 9100 का आंकड़ा इस 3 महीनों में नहीं आएगा। तो साथ ही हाउसिंग फाइनेंस की कंपनियां या माइक्रो फाइनेंस कंपनीज भी थोड़ा आराम करेगी अगले 3 महीने। चलिए, तो अच्छी तेजी के बाद थोड़ा वक्त लगेगा। रुझान तेजी का बरकरार है लेकिन धीरे धीरे बाजार ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार, निफ्टी और तमाम इंडेक्स और स्टॉक्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन आज तेजी की लीडरशिप ली है बैंक निफ्टी ने। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर मजबूत और एशियाई बाजारों की पिटाई के बावजूद एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार होल्ड करने में कामयाब। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे जो लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग और सौदा आपका में आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे हमारे एक्सपर्ट्स। आप बने रहिए हमारे साथ। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।